आगे बढ़ते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पहुंचे दिल्ली। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जापानी पीएम। किशिदा की प्रधानमंत्री मोदी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। मोदी से मुलाकात के बाद पीएमओ ने ट्वीट किया और कहा कि जापान के साथ दोस्ती आगे बढ़ाएं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने पर चर्चा की गई। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर भी वार्ता की गई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मोदी और किशिदा की मुलाकात हुई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेख हसीना ने पत्र लिखा है। बांग्लादेश की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। यूक्रेन में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने में मदद के लिए आभार व्यक्त किया गया। शेख हसीना ने पीएम मोदी को 13 मार्च को पत्र लिखा था। परस्पर सहयोग कायम रखने की वचनबद्धता दोहराई और कहा कि मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश भारत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, सामूहिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 24वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हमले आज भी जारी हैं। यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर लगातार बमबारी हो रही है। बात अगर की जाए राजधानी कीव की, तो कीव के रिहायशी इलाकों में सेना ने गोले बरसाए हैं। अभी तक रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी गोले बरसाए जा रहे हैं। लुहांस्क में रूसी हमले में 59 लोगों की मौत हुई है। बात अगर मारियुपोल की जाए तो वहां पर भी रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। रूस को फिर हमलावर हुए यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस नहीं माना तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। हालांकि वर्तमान स्थिति में यूक्रेन इस जंग में एक भारी कीमत चुका रहा है। सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस समारोह और जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में समारोह आयोजित किया गया। स्टेडियम में संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में विकास हुआ है। सशस्त्र बलों ने आतंक पर काबू पाया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की स्थिति में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सुधार आया है। लोकतंत्र को जमीन तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। आतंकवाद को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती भी थी और उसको नियंत्रण में लाना सबसे बड़ी सफलता भी। आज पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 10 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरपाल सिंह चीमा ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर बलजीत कौर ने मंत्री पद की शपथ ली। हरभजन सिंह ईटीओ ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं डॉक्टर विजय सिंगला ने मंत्री पद की शपथ ली। लालचंद कटारूचक ने मंत्री पद की शपथ ली। गुरमीत सिंह मीत हेयर ने मंत्री पद की शपथ ली। कुलदीप सिंह धालीवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। लालजीत सिंह भुल्लर ने मंत्री पद की शपथ ली। ब्रह्मशंकर जिम्पा ने मंत्री पद की शपथ ली। हरजोत सिंह बेंस ने मंत्री पद की शपथ ली और 10 मंत्रियों में एक महिला। मंत्री पद की शपथ के साथ साथ पहली कैबिनेट बैठक हुई और पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट के साथ पहली बैठक की और बैठक में 25,000 सरकारी नौकरियों का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि सबसे पहले जो फैसला लिया गया है वो बेरोजगारों को रोजगार देने का लिया गया है। पंजाब सरकार के मुताबिक इसमें 10,000 खाली पद पुलिस विभाग के लिए हैं, जबकि अन्य विभागों के लिए 15,000 पद सृजित किए गए। सीएम के इस फैसले से बेरोजगारी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा, खासकर पंजाब में। और पंजाब के कॉरपोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भी सरकार भरेगी, जिससे काम की रफ्तार में तेजी आए, फाइलों पर जल्दी से फैसले हो पाए। भगवंत मान मंत्रिमंडल ने वोट ऑन अकाउंट लेने का फैसला किया है। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की सूची जारी। बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में रायबरेली से दिनेश प्रताप तो बलिया से रविशंकर पप्पू को प्रत्याशी बनाया गया।
रायबरेली स्थानीय प्राधिकरण से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि अगर बात लखनऊ उन्नाव की जाए तो यहां से रामचंद्र प्रधान, सीतापुर से पवन सिंह चौहान, खीरी से अनूप गुप्ता, हरदोई से अशोक अग्रवाल, पीलीभीत शाहजहांपुर से डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जबकि बदायूं से वागीश पाठक, रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह और मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को टिकट दिया गया। आरएलडी यूपी अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद का इस्तीफा। डॉक्टर मसूद अहमद ने जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखी, चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया। गठबंधन के नेताओं का चुनाव में उपयोग नहीं करने का आरोप लगाया और कहा कि आंतरिक तानाशाही से गठबंधन फ्लॉप रहा। अखिलेश यादव के घमंड के चलते चुनाव हारे हैं। अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों को अपमानित किया है। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। दिल्ली कार्यालय से कुछ लोगों ने टिकट बेचे। पैसा कमाने के चक्कर में पार्टी को बेचा गया और देखिए, जो गठबंधन अभी तक एकता का प्रतीक था, अब उस गठबंधन में हार के बाद टूट नजर आ रही है और इस तरीके के बयान जनता के सामने। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए सूची जारी। बीजेपी ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर महाराजगंज से सीपी चंद्र प्रत्याशी बने हैं। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। प्रतापगढ़ से हरि प्रताप सिंह, बाराबंकी से आनंद कुमार सिंह, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी, गोंडा से अवधेश सिंह मंजू, फैजाबाद से हरिओम पांडे, देवरिया से रतन पाल सिंह, आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव, गाजीपुर से चंचल सिंह, इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह तोमर, झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन, इटावा फरुखाबाद से प्रियांशु दत्त द्विवेदी, आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष यादव आशु, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी, मेरठ गाजियाबाद से धर्मेंद्र भारद्वाज, मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी, रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह, बदायूं से वागीश पाठक, पीलीभीत शाहजहांपुर से डॉक्टर सुधीर गुप्ता, हरदोई से अशोक अग्रवाल, खीरी से अनूप गुप्ता, सीतापुर से पवन सिंह चौहान, लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान, मुजफ्फरनगर सहारनपुर से वंदना मुदित को प्रत्याशी बनाया गया है। सवाल यह है कि क्या G21 ग्रुप के साथ हो गया आलाकमान का कोई समझौता, क्योंकि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी के साथ जो बैठक हुई उसके बाद चर्चाएं चल रही हैं। गुलाम नबी आजाद की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आलाकमान और G21 ग्रुप के बीच समझौता हो गया है। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी को दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। आनंद शर्मा को फिर एक बार राज्यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। गुलाम नबी आजाद को कर्नाटक में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर राज्यसभा भी भेजा जा सकता है गुलाम नबी आजाद को। दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है और इसी प्रकार हुड्डा परिवार को किया जा सकता है बैलेंस। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसी कथित समझौते की पुष्टि नहीं हो पा रही। द कश्मीर फाइल, इस फिल्म ने इतिहास रच दिया, यानी कि इतिहास पर आधारित इस फिल्म ने इतिहास बना दिया है। महज 8वें दिन रिकॉर्ड 19 करोड़ का बिजनेस हुआ है। 9.15 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया गया है। वहीं अक्षय की बच्चन पांडे का पहले दिन कलेक्शन रहा 13 करोड़। अब तक 116.45 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है द कश्मीर फाइल। आमिर की फिल्म दंगल को भी द कश्मीर फाइल ने पीछे छोड़ दिया है। दंगल ने 8वें दिन की थी 18.59 करोड़ की कमाई और कश्मीर फाइल ने इससे ज्यादा कमाई करके सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए, यानी कि इतिहास पर बनी ये फिल्म अपने आप में इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है।
द कश्मीर फाइल्स फिल्म विवाद में अब ब्यूरोक्रेसी की एंट्री। मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर नियाज खान ने बयान दिया और कहा कि कश्मीर फाइल फिल्म दिखाती ब्राह्मणों का दर्द, उन्हें पूरे सम्मान से कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन निर्माता को बनानी चाहिए एक और फिल्म। कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या पर फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं। अगर फिल्म द कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों को इंसाफ के लिए बनाई गई तो फिर उन इलाकों पर भी फिल्म बनाई जाए जहां मुसलमानों की हत्याएं की गई। साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम छात्राएं। उपिनागाड़ी में हिजाब पहनकर पहुंची 231 मुस्लिम छात्राएं। प्रवेश न मिलने पर पीयू कॉलेज कैंपस में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर प्रवेश की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना करना अनिवार्य है और हाईकोर्ट ने माना है कि हिजाब कुरान का हिस्सा नहीं है और इसलिए जो ड्रेस कोड कॉलेज और स्कूल में निर्धारित किया गया है उसे पहनकर जाना होगा और इसलिए याचिका को खारिज किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक में हिजाब का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के नए मंत्रिमंडल का एनालिसिस करते हैं। दरअसल कुल 11 में से 9 मंत्री करोड़पति हैं तो 2 लखपति हैं। मान सरकार के मंत्रियों की कुल संपत्ति 72 करोड़ रुपए है। अलबत्ता यंग चेहरों से भरा है मान का मंत्रिमंडल। पढ़ाई के लिहाज से भी ठीक ठाक है मान मंत्रिमंडल। आज मंत्रिमंडल गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट की मीटिंग और पहली मीटिंग में नौकरियों पर बड़ा फैसला लिया गया। 25,000 नौकरी का फैसला लिया गया जिसमें से 10,000 नौकरियां पुलिस महकमे में दी जाए। आतंकी फंडिंग पर एनआईए कोर्ट का बड़ा एक्शन। आतंकी संगठनों के खिलाफ एनआईए कोर्ट का बड़ा एक्शन। लश्कर चीफ आतंकी हाफिज सईद पर बड़ा एक्शन हुआ है। हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन पर भी एनआईए का एक्शन। अलगाववादियों के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए गए हैं। अलगाववादी नेताओं के खिलाफ भी आरोप तय जो किए जाएंगे। दरअसल यूएपीए की धाराओं में आरोप तय करने के आदेश दिए। यासीन मलिक, सब्बीर मसरत, इन पर भी आरोप तय किए जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने खंडन किया है। एनडीए में शामिल होने जैसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल होने की खबर महज अफवाह है। सभा के साथ गठबंधन जारी रहेगा। अखिलेश के साथ चुनाव लड़ा है, उन्हीं के साथ रहूंगा। बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं उठता। मैं धरती पर किसी से नहीं डरता। समाज के हित के लिए जरूरत पड़ी तो अमित शाह से मिलूंगा। 25 मार्च को योगी की शपथ ग्रहण मंच पर नहीं रहूंगा। सहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं राजभर। एक बार फिर से आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप से पहले टकराएंगी दोनों टीमें। एशिया कप में होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। श्रीलंका करेगा इस टूर्नामेंट की मेजबानी। 27 अगस्त से श्रीलंका में टूर्नामेंट शुरू होगा। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा एशिया कप और भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से पहले एक दूसरे के सामने टकराते नजर आएंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि अक्सर वर्ल्ड कप का इतिहास रहा है कि भारत कभी हारा नहीं। हालांकि वो इतिहास बीते वर्ल्ड कप में टूट गया। लेकिन फिर भी जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होता है, जो प्रेशर भारत के ऊपर होता है, वो उस मैच को रोमांचक बनाता है। दोनों ही देशों के बीच मैच को लेकर जो रोमांच क्रिकेट प्रेमियों में नजर आता है, उनके लिए एक बूस्टर डोज की तरह है T20 वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप। और उसमें भारत पाकिस्तान का सीधा मुकाबला होगा। श्रीलंका के अंदर यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। श्रीलंका मेजबानी कर रहा है और 27 अगस्त से श्रीलंका में टूर्नामेंट होगा। T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाएगा और इससे भारत को भी काफी फायदा होगा वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने। नवीन शेखरप्पा की पार्थिव देह पहुंचेगी भारत।
21 मार्च को बेंगलुरु पहुंचेगी पार्थिव देह। यूक्रेन में रूसी हमले में मारे गए थे मेडिकल स्टूडेंट नवीन। 1 मार्च को नवीन निकला था खाने पीने का सामान लेने, लेकिन रूसी हमले में नवीन की मौत हो गई। नवीन के पिता बोले अंगदान के बाद करेंगे अंतिम संस्कार, और ये अपने आप में एक बड़ी पहल की। नवीन का अंगदान किया जाएगा और बड़ी खबर ये भी कि उनका पार्थिव देह भारत लौट रहा है। अंत की तरफ कोरोना वायरस और महामारी के बीच फिर से अलर्ट। गिरावट के बाद फिर कोरोना केसों में तेजी से चौथी लहर का अलर्ट जारी किया गया है। चीन में लॉकडाउन और इजराइल में मिले नए वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर ने भारत में कोरोना की चौथी लहर आने के संकेत दिए हैं। आईआईटी कानपुर की स्टडी के अनुसार नई लहर जून में आने की आशंका है। ये लहर करीब 3 से 4 महीने तक रहने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में फिलहाल कोरोना के केस बेहद कम है। मार्च के 17 दिनों में प्रदेश में 2707 केस मिले हैं, जबकि 14 मरीजों को डेथ रिपोर्ट आई है। लेकिन आपको सतर्क रहने की जरूरत, क्योंकि 2 साल में हमने जो सीखा है उसे आगे भी अपनाना है, यानी कि मास्क लगाकर चलना है। दोनों डोज लगवा ली है। अगर बूस्टर डोज की बारी आई तो बूस्टर डोज लगवाइए। सरकार ने 12 साल से ऊपर के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन को कंपलसरी कर दिया है, इसलिए बच्चों के साथ रहा कोई भी लापरवाही मत बरतिए और 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि जिस तरीके से चीन में लॉकडाउन हुआ है और इजराइल के अंदर नया वेरिएंट मिला है, उसने यकीनन चिंता को बढ़ा दिया है। और आईआईटी कानपुर के रिसर्चर ने भारत में कोरोना की चौथी लहर आने के संकेत दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्टडी के मुताबिक जून में चौथी लहर आ सकती है और ये करीब 3 से 4 महीने तक रहने की संभावना है। बात अगर राजस्थान की करें तो काफी हद तक राजस्थान में कोरोना के केस कंट्रोल में है या कहीं कि बेहद कम है, क्योंकि मार्च के 17 दिनों में प्रदेश में 2707 केस मिले हैं, जबकि 14 मरीजों की डेथ रिपोर्ट आई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।